हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। व्याकरण के इस विषय बंधु के क्षेत्र में हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है निबंध। इससे पहले हमने अपठित गद्यांश पढ़ लिए हैं। आई होप, आशा करती हूँ आप सभी ने बहुत ध्यानपूर्वक सुन लिए हैं, और यदि अब परीक्षाओं में अपठित गद्यांश आते हैं तो उसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वागत करती हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत के साथ साथ ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और प्रसन्नचित होकर अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए होंगे। चलिए चलते हैं हम निबंध की ओर। निबंध का अर्थ, व्याकरण सिलेबस ओवरव्यू आपने देखा होगा। निबंध अर्थात नियमों में बंधा हुआ। यदि प्रश्न में शब्द सीमा दी है तो हमें उसी आधार पर उनको लिखना होता है। हम अपनी मर्जी से ना तो बहुत छोटा ना बहुत बड़ा लिखेंगे। यदि बहुत छोटा लिखेंगे तो आवश्यक बिंदु छूट जाएंगे, बहुत अधिक लिख देंगे तो आवश्यकता से अधिक लिख देंगे, जिसमें अंक कट जाएंगे। इसलिए आ जाइए मेरे साथ और चलते हैं निबंध की ओर। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर निबंध क्या है, निबंध लिखने में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, और निबंध मतलब प्रारंभ किस तरह से किया जाना चाहिए, उसका अंत किस तरह से किया जाना चाहिए, सब कुछ आप जानेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। तो हिंदी साहित्य के अनुसार निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें लेखक किसी विषय को केंद्र बनाकर क्रमबद्ध तरीके से उस पर अपने विचार लिखता है। अर्थात साहित्य के अनुसार यदि देखा जाए तो निबंध उस विधा को कहते हैं या उस रचना को कहते हैं जिसमें निबंध लेखक किसी भी विषय को केंद्र बनाकर, विषय निबंध का कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ व्यक्ति ही होंगे, वस्तु ही होगी या प्रकृति ही होगी, किसी भी विषय पर, किसी भी विषय वस्तु पर निबंध लिखा जा सकता है। और निबंध लिखने के लिए क्रमबद्ध तरीका होता है, सीरियल वाइज। ऐसा नहीं कि हम अंत पहले लिख दें, मीडियम या मिडिल का सेक्शन बाद में लिख दें, ये चलता है क्रमबद्ध तरीके से। विषय, किसी भी विषय को केंद्र बनाकर क्रमबद्ध तरीके से उस पर अपने विचार लिखता हो। निबंध का अर्थ किसी विषय को लेखक द्वारा अपनी लेखनी के माध्यम से सामाजिक और व्यक्तिगत विचारों में बांधना होता है। हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे कहानी, ठीक है, और भी विधाएं हैं, उपन्यास, नाटक, इन्हीं की तरह निबंध लेखन भी है। सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। कोई भी कार्य, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई भी हमारा कार्य हो, यदि उसमें निरंतरता है, सतत मतलब कंटिन्यूटी के साथ, लगातार, निरंतर। निरंतर का अर्थ समझते हो आप? निरंतर को लगातार भी कहते हैं और इसी का अर्थ होता है सतत। ओके? इसमें सतत आवश्यकता होती है अभ्यास की। अब किसी एक विषय पर विचारों को क्रमबद्ध कर सुंदर, सुगठित और सुबोध भाषा में लिखी रचना को निबंध कहते हैं। यह निबंध की परिभाषा है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, कहीं पूछी नहीं जाती है कि परिभाषा किसे कहते हैं, लेकिन जब आपको परिभाषा पता होगी तो आप उसके बारे में बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। तो क्या है निबंध? किसी एक विषय पर, किसी भी एक विषय पर, विषय कोई भी हो सकता है, किसी एक विषय पर विचारों को क्रमबद्ध, सुंदर, सुगठित और सुबोध भाषा में लिखित रचना को निबंध कहते हैं। जो सुंदर भी हो, सुगठित भी हो, जिसमें यहां वहां की अनावश्यक बातों को शामिल ना किया जाए, क्रमबद्ध तरीका हो, बिल्कुल क्रम से चलता रहे, उसको निबंध कहते हैं। अनेक विद्वानों ने निबंध की कई परिभाषाएं दी हैं, हम उन परिभाषाओं को और जानेंगे। निबंध असीमित असंबद्ध रचना है। निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तृत और पांडित्यपूर्ण विचार किया जाता है। मन की उन्मुक्त उड़ान निबंध कहलाती है। मानसिक विश्व का बुद्धि विलास से निबंध है। सीमित समय और सीमित शब्दों में क्रमबद्ध विचारों की अभिव्यक्ति ही निबंध है। मैं इस परिभाषा को अंडरलाइन करती हूँ, इसको आप याद रखिए, ये बहुत अच्छी परिभाषा है, क्योंकि जब हम निबंध लिखते हैं तो इसी तरीके से लिखते हैं। क्या है निबंध की परिभाषा? सीमित समय में, क्योंकि समय अवधि तो हमारी सीमित ही रहती है। परीक्षा हमारी 3 घंटे की होगी, वार्षिक परीक्षा की हम बात करें तो उसमें निबंध भी आ गया या अनुच्छेद भी आ गया, तो वो सीमित समय है, हमें सीमित समय के अंदर निबंध को पूरा करना है। तो सीमित समय और सीमित शब्दों, क्रमबद्ध विचारों की अभिव्यक्ति ही निबंध है। सीमित समय और सीमित शब्दों में क्रमबद्ध विचारों की अभिव्यक्ति ही निबंध कहलाती है। समझ आया?
ओके। एक अच्छे निबंध की कौन सी विशेषताएं होती हैं? निबंध की भाषा विषय के अनुरूप होनी चाहिए। हम देख रहे हैं निबंध की प्रमुख विशेषताएं। निबंध की भाषा विषय के अनुरूप होनी चाहिए। यदि विज्ञान से संबंधित है तो तकनीकी भाषा का प्रयोग हो, संस्कृति से संबंधित तो कुछ रोचक शब्द हो, इतिहास से संबंधित है तो कुछ प्राचीन शब्दों की शब्दावली शामिल हो, अर्थात निबंध की भाषा विषय के अनुरूप होनी चाहिए। विचारों में परस्पर तारतम्यता होनी चाहिए। तारतम्यता मीन्स फ्लुएंसी, एक दूसरे से कनेक्टेड रहना चाहिए। यहां का इससे इससे इंटरलिंक्ड होना चाहिए, ठीक है। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर निबंध में चर्चा की जानी चाहिए, अर्थात जो भी बिंदु उसमें आवश्यक भूमिका निभाते हैं उन सब की चर्चा होनी चाहिए। निबंध के अंतिम अनुच्छेद में ऊपर कही गई सभी बातों का सारांश होना चाहिए। जो अंतिम पैराग्राफ रहेगा, ठीक है, उसमें सभी बातों का सार होना चाहिए। उसको उपसंहार कहते हैं। उपसंहार। निबंध में लास्ट में लिखने वाला पॉइंट होता है उपसंहार, जिसमें हम सभी बातों का सारांश लिखते हैं, निचोड़ लिखते हैं। क्लियर? वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि लेखन में आपकी वर्तनी अर्थात शुद्धता को बहुत परखा जाता है। यदि यहां पर शुद्ध नहीं लिखा है, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, सा, इन तीनों को सही उपयोग नहीं हुआ है, तब भी अंक कट जाते हैं। अर्थात विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। निबंध लिखते समय शब्दों की सीमा का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जो शब्दों की सीमा है उसका ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न में जिस तरह के शब्द पूछा गया है कि 120 शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखिए, तो उसकी जरूर आपको माइंड में रखना चाहिए। निबंध अधिक विस्तृत ना होकर संक्षेप में होना चाहिए। अधिक लंबा चौड़ा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुगठित, सरल और सुंदर। निबंध लेखन विचारों की एक अखंड धारा होती है, उसका एक निश्चित परिणाम होना चाहिए। क्योंकि ऐसे तो कुछ भी लिखते जाओ, हम तो कॉपी भर सकते हैं, किताब लिख सकते हैं एक ही विषय पर, कहने का तात्पर्य। लेकिन हमें सीमित समय में सीमित शब्दों में बहुत अच्छे से सुगठित शब्दों को लेकर निबंध की रचना करनी होती है। मुख्य रूप से निबंध के 3 अंग होते हैं, याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि निबंध के कितने रूप होते हैं, तो निबंध के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं: भूमिका, विस्तार, उपसंहार। भूमिका का अर्थ होता है इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना भी कह सकते हैं। विस्तार मतलब उसका डिस्क्रिप्शन देना है। उपसंहार मीन्स कंक्लूजन, ठीक। जैसे भूमिका का यदि हम वर्णन किया जाए तो भूमिका विषय प्रवेश है, विषय का प्रवेश है। यदि भूमिका बहुत अच्छी होगी, प्रस्तावना बहुत अच्छी होगी, तो भूमिका को पढ़कर यह अनुमान लगा लिया जाएगा कि आपने निबंध बहुत अच्छा लिखा है। मान लीजिए राष्ट्र का कोई निबंध है, देशभक्ति का कोई निबंध है, तो कोई कोट या कोटेशन या सुविचार या कहावत या दोहा आपको याद है, तो आप जरूर भूमिका में उससे ही स्टार्ट कीजिए। जैसे मानो देशभक्ति का आ गया, राष्ट्र का आ गया, ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वाह! सुनने वाला सोचेगा, अर्थात जो चेकर हैं वो पढ़ने वाले सोचेंगे कि बच्चा या विद्यार्थी में देश के प्रति अपूर्ण श्रद्धा और भक्ति की भावना है, तभी तो उसको इतनी सारी पंक्तियां याद हैं। तो पहला जो प्रभाव रहता है, कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। बिल्कुल, प्रस्तावना आपकी बहुत सही होगी तो निबंध तो सारा अपने आप सही हो ही जाएगा, क्योंकि आपका जो पहला इंप्रेशन है वो चेकर पर बहुत अच्छे से पड़ चुका होगा। तो प्रस्तावना में क्या रहता है, यह भूमि का विषय प्रवेश है कि विषय में आप क्या लिखना चाहते हैं। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है, यहीं से निबंध प्रारंभ होता है। यह जितना आकर्षक होगा, लोगों को निबंध पढ़ने में उतना ही अधिक आनंद आएगा, और जब अधिक आनंद आएगा तो अधिक नंबर भी मिलेंगे। भूमिका छोटी और सारगर्भित होनी चाहिए, लगभग इतनी ही, 4-5 पंक्तियों में आपको भूमिका को समेट देना है। अंग्रेजी का कोट भी लिख सकते हैं और उसका अर्थ आप हिंदी में लिख दें, ठीक है। भूमिका छोटी और सारगर्भित होनी चाहिए। भूमिका ऐसी हो जिसे पढ़कर पाठक पूरे निबंध को पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाए कि वाह क्या लिखा है,
इसका निबंध तो पढ़ना पड़ेगा भाई। तो ऐसा भी मत करना कि भूमिका बहुत अच्छे से लिखकर बीच में कुछ भी लिख दो। अच्छा ही लिखना है। विस्तार किस तरह से करना है? यह निबंध का मुख्य अंग है। इसमें विषय का वर्णन और विवेचन होता है। जो सामग्री आपके पास है उसे क्रमबद्ध कर लीजिए। जो भी विचारों का यहां वहां आदान प्रदान चल रहा है उसको सिस्टमैटिक कर लीजिए, अर्थात उसे क्रमबद्ध कर लीजिए तथा अलग अलग अनुच्छेदों में प्रस्तुत कीजिए। संकेत बिंदु कहते हैं इनको। जब अलग अलग अनुच्छेद या पैराग्राफ में हम निबंध को लिखते हैं तो जो पाठक या चेकर रहते हैं उनको पढ़ने में भी आसानी होती। तो पैराग्राफ चेंज करके जरूर लिखिए जब आप कुछ चेंज करना चाहते हैं। और जहां भी आपको लगता है कि ये पॉइंट तो मैंने बहुत अच्छा लिखा है तो उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिए ताकि चेकर की दृष्टि उस पॉइंट पर तो जरूर जाए। ठीक, इसके विवेचन में पूर्वापर क्रम होना चाहिए। प्रत्येक दूसरा अनुच्छेद पहले अनुच्छेद से संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले अनुच्छेद में हमने निबंध से जैसे पर्यावरण से संबंध लिख दिया कुछ और दूसरे अनुच्छेद को हमने क्या पता कहाँ का लिख दिया। तो एक दूसरा जो पैराग्राफ है एक दूसरे से बंधा हुआ होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए, उसी को विस्तार कहते हैं। अंतिम है उपसंहार, अंग्रेजी में कंक्लूजन कहते हैं, निष्कर्ष भी कह सकते हैं इसको, निष्कर्ष। ठीक है, उपसंहार निबंध का अंतिम अंग है। यहां तक आते आते विषय की चर्चा समाप्त हो जाती है। यहां तो निबंध में कही गई सभी बातों को सार रूप में प्रस्तुत किया जाता है, संक्षिप्त रूप में। कैसे लिखेंगे? अतः हम कह सकते हैं कि, ठीक है, अंत में यही पंक्तियां आती हैं, हम कह सकते हैं कि, और ये आपका सार हो जाएगा। और अंत में समाप्त, निबंध पूरा। 10 का है तो 10 नंबर पक्के, 5 का है तो 5 नंबर पक्के। इन बातों को ध्यान आपको रखना होगा। निबंध लेखन गद्य की वह विधा है जिसमें निबंधकार किसी भी विषय को अपने व्यक्तित्व का अंग बनाकर स्वतंत्र रीति से अपनी लेखनी चलाता है। निबंध 2 शब्दों से मिलकर बना है, नी प्लस बंध, जिसका अर्थ है भली प्रकार से कसा हुआ या बंधा हुआ, अर्थात नियमों में बंधा हुई या नियमों में बंधी हुई रचना को निबंध कहते हैं। इस प्रकार निबंध साहित्य की वह रचना है जिसमें लेखक अपने विचारों को पूर्णतः मौलिक रूप से इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध करता है कि उनमें सर्वत्र तारतम्यता दिखाई दे, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। क्या बात है! आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के महान रचनाकार, उन्होंने यही कहा है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। मतलब निबंध प्रमुख भूमिका निभाता है गद्य रचना में, इसलिए निबंध को लिखना एक बहुत बड़ी कला है। इस कला से आप लोग परिचित होते रहिए क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं। निबंध में विषय के अनुरूप भाषा होनी चाहिए। कुछ और विशेषताओं को हम जान लें। निबंध लिखते समय वर्तनी की शुद्धता तथा विराम चिन्हों का यथास्थान प्रयोग होना चाहिए। निबंध में वर्णित विचार एक दूसरे से संबंध होना चाहिए। निबंध में विषय संबंधी सभी पत्रों पर चर्चा की जानी चाहिए। सारांश में उन सभी बातों को शामिल किया जाना चाहिए जिनका वर्णन पहले हो चुका है। यदि निबंध लेखन में शब्द सीमा दी गई हो तो उसका अवश्य पालन किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि शब्द सीमा दी है 120 और हम लिखे जा रहे हैं 5, 6, 7, ऐसा नहीं लिखना है। 5, 6, 7 पेजेस में नहीं जाना है, फिर वो अनावश्यक तरीके से होगा और चेकर कहेगा क्या लिखा है इसने, चलो दे दो 5 में से 2 नंबर, बढ़ेंगे भी नहीं। और बहुत छोटा लिखोगे तो कहेंगे क्या है, कुछ लिखा ही नहीं इसने, आधे पेज में निबंध लिख दिया। इतना सा निबंध होता है। तो जो शब्द सीमा दी है उसका बहुत अच्छे से आपको पालन करना है। प्रमुख तत्व। विषय प्रतिपादन निबंध में विषय के चुनाव की छूट रहती है परंतु विषय का प्रतिपादन आवश्यक होता है। जैसे 3 टॉपिक्स आपको दे दिए गए, पर्यावरण दे दिया गया, मातृभूमि दे दी गई या राष्ट्रभाषा दे दी गई। इनमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है तो पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आप इन तीनों में से कौन से विषय बिंदु पर सबसे बेस्ट अपना लिख सकते हो। एक फ्रेम यहां पर तैयार कर लो, एक रूपरेखा मस्तिष्क में बना लो और उसके बाद शुरू हो जाओ। भाव तत्व होने पर ही कोई रचना निबंध की श्रेणी में आती है, अन्यथा वह मात्र लेख बनकर रह जाती है। निबंध में भावनाओं को भी शामिल करना है ताकि यदि मातृभूमि से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है या तकनीकी से संबंधित तो उसी तरह के विचार कि पढ़ने वाला अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर सके, वही भावना प्रदान होता है। तभी पाठक को आनंद भी आता है और अंक भी अच्छे मिलते हैं। भाषा शैली। निबंध की भाषा शैली के अनुरूप ही उसमें भाषा का प्रयोग होता है।
निबंध एक शैली में भी लिखा जा सकता है तथा उसमें अनेक शैलियों का भी सम्मिश्रण हो सकता है। स्वच्छंदता, निबंध में लेखक की स्वच्छंद वृत्ति दिखाई देनी चाहिए परंतु भौतिकता भी बनी रहनी चाहिए, अर्थात औपचारिकताएं भी बनी रहनी चाहिए जो आवश्यक है। निबंध के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, भूमिका या परिचय, विस्तार या उपसंहार, जिसकी चर्चा हमने अभी की है। मुख्य रूप से निबंध के 4 प्रकार माने जाते हैं, इनको याद रखिए, प्रश्न पूछे जा सकते हैं कभी भी, कहीं भी, कैसे भी। निबंध कितने प्रकार के होते हैं? निबंध 4 प्रकार के। कौन कौन से? वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और भावनात्मक। ठीक है, ये निबंध के 4 प्रकार हैं। हम चारों प्रकारों की यहां पर चर्चा करने वाले हैं, तो ध्यान पूर्वक बने रहना मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। चलते हैं अब आगे। क्या है वर्णनात्मक में? कौन कौन से निबंध शामिल होंगे? वर्णनात्मक निबंध में जैसे स्थान, वस्तु, दृश्य आदि का क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। जैसे कहाँ का वर्णन किया जा रहा है, कौन से दृश्य का वर्णन किया जा रहा है। जैसे त्योहार शामिल हो जाते हैं वर्णनात्मक निबंध में, दिवाली, रक्षाबंधन, होली। ठीक है, कब, कहाँ, कैसे, कुछ तरह का दृश्य होता है। तो ये सब जो धार्मिक त्योहार से रिलेटेड यदि निबंध है तो वो वर्णनात्मक में चला जाएगा। क्लियर हुआ? विवरण, निबंधों में विषय से संबंधित घटनाओं, व्यक्तियों, यात्राओं, उत्सव का वर्णन किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पूछ लिया जाए, जवाहरलाल नेहरू या भारत के प्रथम प्रधानमंत्री या रेल यात्रा या विद्यालय का वार्षिक उत्सव, तो ये आ जाएंगे विवरणात्मक में। वर्णनात्मक में त्योहार से रिलेटेड, विवरण में किसी विशेष व्यक्ति से रिलेटेड। विचारात्मक, विचारात्मक में जिन निबंधों में किसी समस्या, विचार, मनोभाव आदि को विश्लेषणात्मक तरीके से शैली में प्रस्तुत किया जाता है, वे विचारात्मक निबंध कहलाते हैं। जैसे कोई भी आया, नशाखोरी, विज्ञान से लाभ या हानि, या विज्ञान के चमत्कार, इस तरह के। ठीक, अंतिम है भावात्मक। जिन निबंधों में भाव तत्व प्रधान होता है वे भावात्मक निबंध कहलाते हैं। जैसे परोपकार का महत्व, ठीक, साहस, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इसी निबंध की श्रेणी में आते हैं। जहां पर भावनाएं प्रमुख भूमिका निभाती हैं वो भावात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वर्णनात्मक निबंध में आएंगे त्योहार से रिलेटेड, विवरणात्मक निबंध के अंतर्गत आएंगे किसी महान व्यक्ति से संबंधित, विचारात्मक से संबंधित आएंगे जैसे किसी पर हम विचार करने पर ही लिखें, विज्ञान के लाभ या हानि, इंटरनेट विद्यार्थियों के लिए सही है या गलत, या उसकी लाभ या हानि, तो ये विचार करके हम लिखेंगे तो विचारों में आएंगे। भावना में तो परोपकार है, साहस है, मित्रता है, इस तरह के निबंध आ जाएंगे भावात्मक में। अब कौन कौन से ध्यान और रखना चाहिए? प्रश्न पत्र में दिए गए शब्दों की सीमा का ध्यान रखना है, भाषा की शुद्धता का ध्यान रखना है, विराम चिन्हों का ध्यान रखना है, मौलिकता अवश्य होनी चाहिए, विषय के अनावश्यक विस्तार से भी बचना है। प्रारंभ और अंत में किसी सूक्ति मतलब कोई भी कहावत या कोई उदाहरण या कोई किसी का कथन भी लिख सकते हैं जिससे निबंध आकर्षक हो जाता है। विचारों की क्रमबद्धता का ध्यान रखें, आवश्यकता अनुसार मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग करेंगे तो आकर्षक होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए चलते हैं पहले निबंध की ओर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। रूपरेखा, पहला पॉइंट था हमारा रूपरेखा या भूमिका, प्रस्तावना। तो उसके अंतर्गत क्या आ जाएगा रूपरेखा में? रूपरेखा मतलब इसके अंदर हम कौन कौन से सब पॉइंट्स को शामिल करेंगे। भूमिका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आरंभ, योजना एवं कार्यक्रम, उद्देश्य, लाभ और उपसंहार। रूपरेखा का अर्थ है कि इसमें हम क्या क्या इसके स्ट्रक्चर में शामिल किया है। ठीक, अब चलते हैं। तो हमें अपने देश और संस्कृति पर हमेशा गर्व रहा है। अतिथि देवो भव तथा वसुदैव कुटुंबकम भारतीय संस्कृति के मूल वाक्य रहे हैं। हम सदैव शांति प्रिय रहे हैं। यहूदी हो या पारसी, भारत ने सभी को गले लगाया। ऐसी महान सांस्कृतिक विरासत होने के बावजूद हमारे समाज में एक ऐसी कुरीति है जो आज पूरे संसार के सामने हमें नजरें नीचा करने पर मजबूर कर देती है। वह कुरीति है पुरुषों की तुलना में महिलाओं को नीचा समझना या उनको दोयम दर्जे का समझना। हमारा समाज इतना अधिक पुरुष प्रधान है कि आज देश की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा बेटी नहीं चाहता, सबको चाहिए बेटा लड़का। लेकिन यदि वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो अब विचारों में परिवर्तन आने लगे हैं।
इसी का नतीजा कि हमारे देश में पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या घटती जा रही है। 0 से लेकर 6 साल के बीच की उम्र प्रति 1000 लड़कों के अनुपात में लड़कियों की संख्या में सिर्फ 1961 से लगातार निरंतरता के साथ गिरावट आ रही है। वर्ष 1991 में लड़कियों की संख्या जहां 945 थी, वहीं 2001 में घटकर 927, 2011 में 918, मतलब निरंतरता के साथ लड़कियों की संख्या में कमी आई है। ये आंकड़े बताते हैं। यह हम सबके लिए एक चेतावनी है। इसी वजह से केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का आरंभ किया। कब किया ये याद रखिएगा, 22 जनवरी 2017 को हरियाणा के पानीपत से। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुरू कब हुआ, ये योजना का आरंभ कब माना जाता है, कब हुआ, 22 जनवरी सन 2017 से। ठीक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। एक राष्ट्रीय योजना, ठीक है, अभियान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अब आपको पता है कब, 22 जनवरी 2017। क्या है ये, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, यही है ना, यस। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उन 100 जिलों का चयन किया गया है जहां बाल लिंग अनुपात सबसे कम है। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम, बालिकाओं के अस्तित्व को बचाना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करना। यह योजना न केवल लड़कियों बल्कि पूरे समाज के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। इतना ही नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ऐसे वक्त आई है जब देश में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। इसलिए इस योजना का महत्व और भी बढ़ जाता है। वर्तमान समय में अजन्मे बच्चे के लिंग का पता लगाने की सुविधा आसानी से उपलब्ध है, लेकिन अब उसको समाप्त कर दिया है। अब गर्भ में पता नहीं किया जा सकता, कानूनी अपराध है कि ये नहीं जान सकते कि बेटा है या बेटी। पहले ये माना जाता था तो भ्रूण हत्या की जाती थी, जन्म से पहले ही कन्या को मार दिया जाता था। समाज में बड़ी कुरीतियां व्याप्त थीं, लेकिन धीरे 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 समाज बदल रहा है, विचारों में परिवर्तन आ रहा है। देश की जो सरकार है वो भी ध्यान दे रही है। इस वजह से कन्या भ्रूण हत्या के मामलों में तेजी वृद्धि हुई है। लोग सोचते हैं कि लड़का बड़ा होकर पैसे कमाएगा, इसके विपरीत लड़की दहेज लेकर घर से जाएगी। इस तरह के आर्थिक कारणों से लड़की के साथ सामाजिक पक्षपात होता रहा है एवं लड़कियों को बोझ मानने के कारण लिंग अनुपात में असंतुलन हुआ है। लिंग अनुपात मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। लिंग अनुपात का अर्थ होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। महिलाओं के जन्म से पहले उनके अधिकारों का हनन शुरू हो जाता है तथा जन्म के बाद भी उनके साथ भेदभाव नहीं थमता। क्या हो गया है, लेकिन अभी बहुत परिवर्तन आए हैं। स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा की जरूरत को लेकर भी उनके साथ कई तरह के पक्षपात होते रहे हैं। महिला सशक्तिकरण से समाज को पिछड़ेपन से मुक्ति मिलती है। एक शिक्षित महिला अपने साथ पूरे परिवार को आगे ले जाती है। इसलिए आज के समय में यह जरूरी है कि लड़कियों को लेकर शहरी तथा ग्रामीण भागों के लोगों के बीच फैली रूढ़िवादी मान्यताओं एवं प्रथा को खत्म किया जाए। इसके लिए मीडिया और संचार के नए तरीकों का पूरी तरह से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बताओ आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 22 जनवरी सन 2017 से। अभियान इसी लक्ष्य को हासिल करने और इसमें जागरूकता फैलाने और लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि देश के हर नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। जिस बेटी को कहते हैं ना कि बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। बेटी बुरी है लेकिन बहू अच्छी है, मतलब बेटा अच्छा है तो बहू अच्छी है। ये क्यों? जिस माँ ने हमें जन्म दिया या लड़के को जन्म दिया वो भी तो बेटी ही है। लेकिन अब धीरे धीरे विचारों में काफी सकारात्मक बदलाव आए हैं। यदि एक समाज के रूप में हम इस समस्या के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो हम अपनी ही नहीं अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी भयंकर संकट को निमंत्रण देंगे।
इसलिए आवश्यक है कि एक नागरिक के रूप में हम सचेत रहें। भारत के सभी नागरिकों को कन्या शिशु बचाने के साथ साथ इनका समाज में स्तर सुधारने के भी प्रयास करने चाहिए। लड़कियों को उनके माता पिता द्वारा लड़कों के समान समझा जाना चाहिए और उन्हें सभी कार्य क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, जो कि अब आप देख सकते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे अभिनय का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अब लड़कियां और महिलाएं आगे हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र। ठीक है, एक और चलते हैं हम दूसरे निबंध के टॉपिक की तरफ। मेरा प्रिय खेल हॉकी। आप भी बताइएगा कि आपका प्रिय खेल कौन सा है। कबड्डी है, क्रिकेट है, खो खो है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है या फिर हॉकी है। अब रूपरेखा अर्थात इसके अंतर्गत कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया जाएगा। खेलों का महत्व, हॉकी का इतिहास, खेल का स्वरूप, खेलने का तरीका, देश में खेल का स्थान। हॉकी खेल क्या महत्व रखता है, इसका इतिहास क्या है, अर्थात इसकी शुरुआत कब से हुई, इसका स्वरूप कैसा है, कैसे खेला जाना चाहिए और क्या स्थान है। जीवन में खेलों का कितना महत्व है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें फिजिकली फिट रहने के लिए खेल कूद तो आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। जीवन में खेलों का कितना महत्व है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ नियमित रूप से खेलों में भाग लेने से स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है और शरीर में चुस्ती और फुर्ती भी बनी रहती है। हमारे देश में सभी प्रकार के खेल खेले जाते हैं, जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, गोल्फ, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, तैराकी, घुड़सवारी आदि, खो खो, कबड्डी भी। इसी तरह ग्रामीण जीवन में कुश्ती, दौड़, दंगल, गुल्ली डंडा, सतोलिया आदि खेल खेले जाते हैं। यद्यपि मैं फुटबॉल, क्रिकेट तथा हॉकी तीनों को ही खेलना पसंद करता हूं, परंतु मुझे जो खेल सबसे पसंद है वह है हॉकी। हॉकी एक ऐसा खेल है जो आज विश्व के लगभग सभी देशों में खेला जाता है। एशिया और यूरोप की खेल प्रतियोगिताओं में ही नहीं बल्कि ओलंपिक खेलों में भी हॉकी को स्थान मिला है। हॉकी खेल बहुत महत्वपूर्ण है। हॉकी का आरंभ, अब देखिए इसका इतिहास क्या है। हॉकी का आरंभ 18 जनवरी सन 1886 को हॉकी संघ की स्थापना और हॉकी खेलने के नियम निर्धारित करने से माना जाता है। ओलंपिक खेलों में हॉकी का प्रवेश 1908 में हुआ, जब 7 नवंबर सन 1925 को अखिल भारतीय हॉकी संघ की स्थापना हुई। तब से यह खेल हमारे देश का राष्ट्रीय खेल बन गया। कब से? जब 7 नवंबर सन 1925 को अखिल भारतीय हॉकी संघ की स्थापना की, तब से यह खेल हमारे देश का राष्ट्रीय खेल बन गया। ठीक है, पता ही होगा आपको राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। कब से? 7 नवंबर सन 1925 से। क्यों? क्योंकि उसी समय से अखिल भारतीय हॉकी संघ की स्थापना हुई थी। हॉकी के क्षेत्र में विश्व मंच पर सन 1928 से 1956 तक भारत का एक छत्र प्रभाव रहा है। लोग भारत को हॉकी के साथ और हॉकी को भारत के साथ जोड़कर देखते थे। इसका श्रेय जाता है मेजर ध्यानचंद जी को, जिनके अथक परिश्रम से ही हमारे देश को यह गौरव मिला। और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। यस, ठीक है, 29 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। चलते हैं आगे। नियमानुसार इस खेल में 2 टीमें होती हैं। प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी के मैदान को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। मैदान के दोनों किनारों पर गोल पोस्ट बने होते हैं। गोल के सामने एक अर्धगोलाकार रेखा खींची जाती है जिसे डी कहते हैं। डी के अंदर से ही हिट लगाने पर बॉल जब गोल पोस्ट के अंदर जाती है तब गोल माना जाता है। जो टीम अधिक गोल करती है वही विजयी हो जाती है। मैदान के बीच में एक रेखा खींची जाती है जिसे सेंट्रल लाइन कहते हैं। इसी सेंट्रल लाइन पर बॉल रखकर खेल शुरू किया जाता है। नियमों के अनुसार हॉकी का खेल 35-35 मिनट की पालियों में खेला जाता है। 35 मिनट में जितने अधिक गोल वो टीम विजेता। प्रत्येक टीम में एक गोलकीपर होता है। गोलकीपर का कार्य सबसे महत्व का कार्य है। उसे हर तरह से गोल बचाने के लिए चौकन्ना रहना होता है कि सामने वाली जो टीम है वो गोल ना कर दे। इसके अलावा प्रत्येक टीम में 3 खिलाड़ी सेंटर ऑफ, 2 खिलाड़ी डिफेंस लाइन में और 5 खिलाड़ी सेंटर फॉरवर्ड के रूप में खेलते हैं। दूसरी टीम पर गोल करने के लिए जो अटैक किया जाता है
उसमें फॉरवर्ड खिलाड़ियों की विशेष भूमिका होती है। हॉकी के खेल में रेफरी की भी विशेष भूमिका होती है, वही इस खेल का निर्णायक होता है। वह सीटी बजाकर किसी भी खिलाड़ी को नियमों के उल्लंघन पर रोक सकता है और दंडित भी कर सकता है। इस प्रकार अब निष्कर्ष आ गया, इस प्रकार हॉकी का खेल मनोरंजन का साधन तो है ही, व्यायाम का भी प्रमुख साधन है। ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। विदेश जहां आज से 20-25 साल पहले हॉकी खेली भी नहीं जाती थी, आज हॉकी के क्षेत्र में जाने माने नाम हैं, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, ऐसे ही नाम हैं। आज भारत की प्रतिष्ठा विश्व मंच पर थोड़ी कमजोर पड़ गई है, पर मुझे विश्वास है कि हम फिर एक बार चमकेंगे। आवश्यकता है केवल लगन और परिश्रम की। हर एक क्षेत्र में लगन और परिश्रम तो चाहिए ही चाहिए। समझ में आ गया? चलते हैं अगले विषय की ओर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वाओ, मेरे आइडियल पर्सन। बहुत अधिक इनको मतलब इनके विषय में पढ़ना चाहती हूं मैं, और कभी कभी आपसे भी बातें करती हूं, और आपसे भी यही कहूंगी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विचारों को अवश्य पढ़ा कीजिए। विद्यार्थी के लिए तो उनके जो शब्द हैं, एक एक शब्द बहुत अधिक अर्थ रखता है। संकेत बिंदु, प्रस्तावना, शिक्षा दीक्षा, राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम, सादा जीवन उच्च विचार, निबंध लेखन, उनका जीवन परिचय, मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम, सम्मान एवं अलंकरण, और उपसंहार मतलब कंक्लूजन। प्रस्तावना, भारत भूमि ऋषि मुनियों और अनेक कर्मवीरों की जन्मदात्री है। यहाँ अनेक महापुरुष पैदा हुए हैं, तो देश का नाम शिखर तक ले जाने वाले वैज्ञानिक भी हुए हैं। इन्हीं में एक जाना माना नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, जिन्होंने 2 रूपों में राष्ट्र की सेवा की। 2 रूपों में, कैसे? एक तो वैज्ञानिक के रूप में और दूसरी राष्ट्रपति के रूप। देश उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जानता और पहचानता है। डॉक्टर अबुल पाकिर जैनबुद्दीन अब्दुल कलाम, ये उनका पूरा नाम है। जीवन परिचय, डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम नामक कस्बे में हुआ। कब हुआ? 15 अक्टूबर सन 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम नामक कस्बे में। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम अशियम्मा था। इनके पिता पढ़े लिखे, पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन, माताजी का नाम आशियम्मा। इनके पिता पढ़े लिखे व मध्यम वर्गीय व्यक्ति थे, जो बहुत धनी तो नहीं थे, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि निर्धन थे। इनकी माता आदर्श महिला थी। इनके पिता और रामेश्वरम मंदिर के पुजारी में गहरी मित्रता थी, जिसका असर कलाम के जीवन पर भी पड़ा। कहते हैं ना कि जिस तरह से परिवार के संस्कार होते हैं, वो हमारे जीवन पर आजीवन छाप छोड़ते हैं। माता पिता के दिए गए संस्कार हमारे जीवन में अमिट भूमिका निभाते हैं। इनके पिता रामेश्वरम से धनुषकोडी तक आने जाने के लिए तीर्थ यात्रियों के लिए नौकाएं बनवाने का कार्य किया करते थे। ठीक है, नाव बनवाने का कार्य किया करते थे। शिक्षा दीक्षा, डॉक्टर कलाम की प्रारंभिक शिक्षा तमिलनाडु में ही हुई। इसके बाद वे रामनाथपुरम के श्वार्ज हाई स्कूल में भर्ती हुए। हायर सेकेंडरी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पूरी करने के बाद इंटर की पढ़ाई के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज में प्रवेश लिया। यह 4 साल तक पढ़ाई करने और बीएससी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने हिंदू पत्रिका में विज्ञान से संबंधित लेख लिखने का कार्य किया। उन्होंने एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में भी डिप्लोमा किया। मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम, डॉक्टर कलाम को अपने करियर की चिंता हुई। अब धीरे धीरे जैसे पढ़ाई करते गए, कॉलेज की डिग्री भी प्राप्त कर ली, अब उनको अपने करियर की चिंता हुई, जो कि हर एक को होनी चाहिए। वे भारतीय वायुसेना में पायलट पद के लिए चुने गए, पर साक्षात्कार में असफल हो गए। रिटन टेस्ट में तो वे सफल हो गए, लेकिन इंटरव्यू में असफल हो गए। इसके बाद वे वर्ष 1958 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से जुड़ गए। उनकी पहली नियुक्ति हैदराबाद में हुई। वहां से 5 वर्षों तक अनुसंधान सहायक के रूप में कार्य करते रहे। उन्होंने यहां 1980 तक कार्य किया। और अंतरिक्ष विज्ञान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।
स्पेस साइंस। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग अनुसंधान, रिसर्च को समर्पित कर दिया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इंटेलिजेंस, हर एक कला में निपुण। परमाणु क्षेत्र में उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। उनके नेतृत्व में 1 मई सन 1998 को प्रसिद्ध पोखरण परीक्षण किया गया। मिसाइल कार्यक्रम को नई ऊंचाई तक ले जाने के कारण उन्हें मिसाइल मैन की उपाधि दी गई, जो कि इकलौते ही हैं। उनके बाद अभी तक तो किसी को नहीं प्राप्त हुई है। राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम। भारत के गणराज्य में 25 जुलाई 2002 को वह सुनहरा दिन आया जब मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर कलाम ने राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया और इसी दिन पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। यद्यपि उनका संबंध राजनीति की दुनिया से कोसों दूर था, राजनीति में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, फिर भी संयोग और भाग्य के मेल से उन्होंने भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में इस पद को सुशोभित किया और भारत की गरिमा बढ़ाई। उन्होंने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए निष्पक्षता और पूरी निष्ठा से कार्य किया। बिल्कुल ये सही है कि राजनीति में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई लगाव नहीं था, फिर भी कहते हैं कि नियति को जो मंजूर होता है, जिसके हाथों में राजयोग होता है, वो राजगद्दी पर विराजित हो ही जाता है, और यही रहा राष्ट्रपति कलाम जी के साथ। सम्मान एवं अलंकरण। डॉक्टर कलाम ने जिस परिश्रम से परमाणु एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाई तक पहुंचाया, उसके लिए उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें वर्ष 1981 में पद्म भूषण, वर्ष 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले वे देश के तीसरे वैज्ञानिक हैं। ठीक। सादा जीवन, उच्च विचार। डॉक्टर कलाम पर गांधी जी के विचारों का प्रभाव था। वे सादगी पूर्वक जीवन जीते थे। उनके विचार अत्यंत उच्च कोटि के थे। वे बच्चों से बहुत लगाव करते थे। वे विभिन्न स्कूलों में जाकर बच्चों की उत्साहवर्धन एवं मार्गदर्शन देते थे। वे आज का काम आज ही निपटाने में विश्वास रखते थे। बस इसको आप याद रखो प्लीज, कभी भी किसी कार्य को कल पर मत छोड़ना। आज का कार्य चाहे स्कूल का हो, उसको तुरंत करना है। यदि आज का काम हमने कल पर छोड़ा तो कल का काम कब करेंगे? वो तो इतने से बढ़कर इतना हो जाएगा और फिर हम काम में पिछड़ जाएंगे। बच्चों को प्यार करने वाले डॉक्टर कलाम की मृत्यु भी बच्चों के बीच सन 2015 में उस समय हुई जब वे उनके बीच अपने अनुभव बांट रहे थे। उन्होंने अपने आप को एक शिक्षक के रूप में ही माना और अंतिम समय में भी जब वे विद्यार्थियों के बीच थे, उसी समय उनकी मृत्यु हुई। हम सलाम करते हैं डॉक्टर कलाम को। हम नमन करते हैं देश के उस सपूत को जिसने अपने जीवन को समर्पित किया मातृभूमि के लिए। उपसंहार लिखेंगे। डॉक्टर कलाम अत्यंत निराभिमानी व्यक्ति थे। निराभिमानी मतलब जो अभिमान नहीं करते हैं, जो घमंड नहीं करते हैं। वे परिश्रमी और कर्तव्यनिष्ठ थे। एक वैज्ञानिक होने के साथ ही उन्होंने मिसाइल कार्यक्रम को नई ऊंचाई पर पहुंचाया, तो राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने देश की प्रगति में भरपूर योगदान भी दिया। उनका जीवन हम भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत है। हाँ, चलते हैं अगले निबंध की ओर। नाम है पुस्तक की आत्मकथा। एक पुस्तक की आत्मकथा कैसे लिखी जा सकती है, आइए देखते हैं इस निबंध में। अगर मैं पुस्तक होती तो मैं क्या करती, उसकी आत्मकथा लिखना है हमें। सबसे पहले हमें भूमिका, जन्म से पूर्व का रूप तथा प्राचीन स्वरूप, कागज का आविष्कार, वर्तमान रूप और उपसंहार। मैं परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा था। रात के लगभग 10 बज रहे होंगे कि अचानक मेरी आंख लग गई। मुझे किसी के पुकारने की आवाज आई। मैंने इधर देखा, उधर देखा, वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद वही आवाज फिर सुनाई दी। मैं तुम्हारी अलमारी से बोल रही हूं, मैं तुम्हारी पुस्तक हूं। मैं हड़बड़ा कर अलमारी खोली तो आश्चर्य का ठिकाना ही ना रहा। मेरी इतिहास की पुस्तक मुझे पुकार रही थी। अलमारी के इस बंदी गृह में पड़े पड़े आज मैं उकता गई, बोर हो गई। उकता गई मतलब बोर हो गई, और सोचा क्यों ना तुम्हें अपनी कहानी सुना दूं। क्या तुम मेरी कहानी सुनोगे? मैंने कहा हाँ, और पुस्तक अपनी आत्मकथा सुनाने लगी। ये है स्टार्टिंग कि हम क्या करने जा रहे हैं, तो अब तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा।
मैं ज्ञान का भंडार हूं। ये पुस्तक को ऐसे बना सकते हैं, मान लीजिए पुस्तक है, ठीक है। मैं ज्ञान का भंडार हूं, युगों युगों से मनुष्य की ज्ञान पिपासा को शांत करती आई हूं। आज से सहर्षों वर्ष पूर्व जब मेरा जन्म हुआ था, तब मेरे सृष्टा के पास आज जैसे उन्नत साधन नहीं थे। ठीक है, ज्ञान पिपासा को शांत करती आई हूं। ज्ञान पिपासा मतलब ज्ञान की प्यास को। आज से कई सौ वर्ष पहले जब मेरा जन्म हुआ था, तब सृष्टा के पास या जो पढ़ता था उसके पास इतने अच्छे साधन नहीं थे। उस समय तो वह आज की भांति लिखता भी नहीं जानता था, मतलब लिखना भी नहीं जानता था। वह केवल सुंदर सुंदर चित्रों तथा तस्वीरों के रूप में ही मेरा निर्माण किया करता था। आज भी मैं जब शिला मतलब चट्टाने, शिलाओं, गुफाओं तथा स्तंभों पर अंकित अपने पुराने रूप को देखती हूं तो मुझे स्वयं आश्चर्य होता है कि मैं कहां से कहां पहुंच गई। जब मानव ने लेखन कला का विकास किया तो मुझ पर भी उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। जब मैं ताड़पत्र होते हैं, पत्तों पर लिखते थे पहले, भोजपत्रों पर लिखी जाने लगी। आज भी अनेक संग्रहालयों में वह मेरा पुराना स्वरूप देखा जा सकता है। ताड़पत्र और भोजपत्रों पर जो कुछ लिखा गया उसमें एक विशेष बात तो थी कि वे बातें दार्शनिक तत्वों, धर्म तथा नीति से युक्त थीं। जो भी बातें भोजपत्र या ताड़पत्र में लिखी गई वो धर्म से संबंधित थी, नीति से संबंधित थी और दार्शनिकता से। इसके बाद मैंने प्रवेश किया कागज के युग में। सबसे पहले कागज पर लिखने का सौभाग्य चीनियों को प्राप्त हुआ। ओके, ठीक है, याद रखिएगा, कागज पर लिखने का सबसे पहला जो सौभाग्य हुआ वो चीनियों को प्राप्त हुआ। चीन वालों ने ही कागज का आविष्कार किया तथा वहीं से यह ज्ञान अन्य देशों में गया। कागज निर्माण के साथ साथ मुद्रण कला का भी आविष्कार हो गया तथा वर्षों का काम कुछ ही दिनों में पूर्ण होने लगा। मेरा प्राचीन स्वरूप बिल्कुल ही बदल गया तथा मैं आधुनिक बनकर पाठकों के सामने आ गई। पाठक मीन्स पढ़ने वाले। आज मेरा स्वरूप अत्यंत आकर्षक है। पुस्तक के रूप में ढलने के लिए मैंने अनेक कष्टों को सहन किया है, क्योंकि कई तरह से उसको तोड़ा मोड़ा मरोड़ा गया है। मुद्रण मशीन में मुझे भयानक यातनाएं सहनी पड़ती हैं। मुद्रण मतलब जब छपती हैं, मुद्रण का अर्थ होता है छपाई, प्रिंट की जाती है, ठीक है। तत्पश्चात जिल्द मतलब कवर ने मेरे शरीर को छलनी करके मुझे व्यवस्थित किया और उसके बाद मैं इतने आकर्षक रूप में आपके सामने हूं। इतनी काट छांट, सिलाई, छपाई तथा जिल्द बांध जाने के कष्टों को सहन करने का परिणाम अच्छा ही हुआ। आज मैं ज्ञान का और विज्ञान का भंडार मानी जाती हूं तथा अनेक प्रकार के विचार मेरे में संकलित हैं। हर विषय पर उपलब्ध पुस्तकों से मेरा विशाल परिवार बना है। मुझे हर्ष है कि आजकल कंप्यूटर के आने से मेरा स्वरूप और भी सुंदर हो गया है तथा दिन प्रतिदिन निखरता जा रहा है। जो मेरा आदर नहीं करते, मैं उनका तिरस्कार कर देती हूं तथा वे उन्नति करने की बजाय अवनति की ओर चले जाते हैं। हानि। अतः मेरा सम्मान करो, मेरा अध्ययन करो तथा मुझसे नई नई बातें सीख कर उन्हें जीवन में उतारो। मैं कुछ पूछूं उससे पूर्व ही घड़ी का अलार्म बजा और मेरी आंख खुल गई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला टॉपिक आया, लड़का लड़की एक समान। प्रस्तावना है, प्राचीन काल में नारी की स्थिति है, आधुनिक काल में नारी की स्थिति है, नारी में अधिक मानवीय युग है, मध्यकाल में नारी की स्थिति और पुरुष की सोच, फिर आया उपसंहार। प्रस्तावना, स्त्री और पुरुष जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। जीवन की गाड़ी सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए दोनों पहियों अर्थात स्त्री और पुरुष का बराबर सहयोग होना आवश्यक है। यदि इनमें एक भी छोटा या बड़ा हुआ तो गाड़ी सही से नहीं चल पाएगी। इसी तरह समाज और देश की उन्नति के लिए पुरुष ही नहीं बल्कि नारियों का भी अतुलनीय योगदान रहा है। नारी अपना योगदान उचित रूप से दे सके, इसके लिए बराबरी का स्थान मिलना चाहिए और बराबरी का स्थान मिलेगा शिक्षा से, अर्थात लड़के और लड़की में कोई भेद ना हो। नारी में अधिक मानवीय गुण, स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है।
यद्यपि दोनों की शारीरिक संरचना में काफी अंतर है, फिर भी जहां तक मानवीय गुणों की बात है वहां नारी में ही अधिक मानवीय गुण मिलते हैं। पुरुष जो स्वभाव से पुरुष होता है उसमें त्याग, दया, ममता, सहनशीलता जैसे मानवीय गुण नहीं होते हैं, जबकि नारी की अपेक्षा उसमें बहुत कम होते हैं। नर जहां क्रोध का अवतार माना जाता है तो वहीं नारी वात्सल्य, वात्सल्य का क्या अर्थ होता है? ममता और प्रेम की जीती जागती मूर्ति होती है। इस संबंध में मैथिली शरण गुप्त जी ने ठीक ही कहा था, एक नहीं दो दो मात्राएं, नर से भारी नारी। नर में एक और मात्रा लगी, रा में एक और मात्रा लगी, मतलब नर से भारी नारी, हर एक कार्य में आगे है नारी। प्राचीन काल में नारी की स्थिति कैसी रही? सीता, सावित्री, दुर्गा, रुक्मणी, शकुंतला, ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि स्त्रियां अपढ़ रहती थीं, अशिक्षित थीं, अनपढ़ थीं। उसका कुछ हिंदी साहित्यकारों ने खंडन भी किया है। तो जानते हैं प्राचीन काल में नारी की स्थिति। प्राचीन काल में नर और नारी को समान अधिकार प्राप्त थे। वैदिक काल में स्त्रियों द्वारा वेद मंत्रों, ऋचाओं, श्लोकों की रचना का उल्लेख भी मिलता है। भारती, विज्जा, अपाला, गार्गी ऐसी ही विदुषी स्त्रियां थीं जिन्होंने पुरुषों के साथ शास्त्रार्थ कर उन्हें के छक्के छुड़ा दिए। और फिर कहा जाए कि नारी पढ़ी लिखी नहीं थी तो ये कौन सा सही कथन होगा? उस काल में नारी को सहधर्मिणी, गृहलक्ष्मी और अर्धांगिनी जैसे शब्दों से विभूषित किया जाता था। समाज में नारी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। बात हम कर रहे हैं प्राचीन काल की, ठीक है। स्त्री की मतलब जो विचारधारा या स्त्री के प्रति विचारधारा का जो निम्न स्तर आया शायद वो मुगल काल से आया है, ठीक है। तो समाज में नारी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। मध्यकाल में देखते हैं नारी की स्थिति। मध्यकाल तक आते आते नारी की स्थिति में गिरावट आने लगी। मुसलमानों के आक्रमण के कारण नारी को चार दीवारी में कैद होना पड़ा। मुगल काल में नारियों का सम्मान और भी छिन गया, वह पर्दे में रहने को विवश कर दी गई। इस काल में उसे पुरुष की दासी बनने के लिए विवश कर दिया गया। उसकी शिक्षा दीक्षा पर रोक लगाकर उसे चूल्हे चौकी तक ही सीमित रखा गया। पुरुषों की दास्ता और बच्चों का पालन पोषण इसी को ही नारी के हिस्से में रखा गया। इससे अधिक उसको कुछ नहीं सौंपा गया। नारी को अवगुणों का भंडार समझ लिया गया। तुलसी जैसे महाकवि ने भी ना जाने क्या देखकर यह लिखा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। लेकिन मैं यहां पर एक और बात करूंगी, ऐसी अच्छे तरीके से इसको समझा जाए तो तुलसीदास जी ने सही लिखा है। क्या लिखा है? ढोल, गवार, शूद्र, पशु और नारी सब शामिल है। ढोल गवार में कौन आएगा? सिर्फ नारी नहीं, पुरुष भी शामिल है, ठीक है। शूद्र कौन है? सिर्फ नारी नहीं, पुरुष भी है। नारी नारी है। पशु तो हर एक को सकल ताड़न के अधिकारी। ताड़न मीन्स उन पर अत्यधिक नजर स्थापित करने की आवश्यकता है मेरे विचार से, और भी हम सर्च करेंगे, फिर चर्चा करेंगे इस पर। तो तुलसीदास जी, जो महाकवि तुलसीदास जी, ठीक है, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, उन्होंने ये लिखा है तो इसको अलग अर्थों में पेश किया जाता है कि उन्होंने कहा है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मतलब नारी को ही सिर्फ यहां दिखाई दे रहा है, बाकी शब्द को गायब कर दिया जाता है। ढोल को भी देखो भाई, इसको भी देखो, इसको भी देखो, इसको भी देखो, बाद में नारी है। मतलब सबसे यदि देखा जाए तो लास्ट में, मतलब उसमें अवगुणों की मात्रा कम देखी होगी उन्होंने, तभी उसको लास्ट में लिखा है। लेकिन यहां पर कुछ अपने सोच के अनुसार उस पंक्ति के अर्थ को अनर्थ में बदल दिया गया। तो उन्होंने जो लिखा है संभवतः सही है कि सब पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि ढोल को धूप मूप नहीं दिखाई गई तो बजेगा नहीं। गवार से अधिक विचार किए, तर्क वितर्क किए तो हमें चुप रहना चाहिए ऐसों के सामने। शूद्र, शूद्र जैसे समाज में शूद्र वर्गों को दास माना जाता था, तो उनसे कहते हैं कि छोटे लोगों से मुंह नहीं लगो। शूद्र का मतलब जाति से नहीं, मैं यहां पर मानती हूं शूद्र अर्थात जाति से शूद्र नहीं, शूद्र अर्थात जिसके विचार छोटे हों, जिसके विचार निम्न हो, ठीक है। पशु तो पाश्विक प्रवृत्ति, इसको भी यदि खुला छोड़ दिया जाए तो खुले सांड की भांति, सांड ही है वो तो। और नारी तो सब पर नजर रखने की, सबको ताड़न के अधिकारी, मतलब सबको बहुत पार की नजर से देखना होगा, नहीं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो सब शामिल है इसमें, सिर्फ नारी नहीं है, ठीक। आधुनिक काल में नारी की स्थिति।
अंग्रेजों के शासन के समय तक नारी की स्थिति में सुधार की बातें उठने लगी। सावित्रीबाई फूले जैसी महिलाएं आगे आई और नारी शिक्षा की दिशा में कदम बढ़ाया। इसी समय राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, महात्मा गांधी जी आदि ने सती प्रथा बंद करवाने, संपत्ति में अधिकार दिलाने, सामाजिक सम्मान दिलाने, विधवा पुनर्विवाह करवाने, स्त्री शिक्षा आदि की दिशा में ठोस कदम उठाया। और ये जो कदम आए, क्योंकि देखो प्राचीन काल में नारी की स्थिति बहुत अच्छी थी। मुगलों के आने से नारी को रक्षा देने के लिए उसको घर के अंदर रखा गया, लेकिन धीरे धीरे समाज क्या सोचने लगा, पुरुष वर्ग, कि ये तो सिर्फ काम करने के लिए है, रसोई संभालने के लिए है। लेकिन उस समय उसको घर में सुरक्षा हेतु रखा गया था, क्योंकि मुगलों का जो शासन था, कुशासन कह सकते हैं, वो कुदृष्टि डालते थे नारियों पर, इसलिए नारियों को घर में रखा गया। लेकिन फिर धीरे 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 पुरुष वर्ग क्या सोचने लगे कि नारी सिर्फ घर में ही रहेगी, काम काज करेगी, बच्चों का पालन पोषण करेगी। तो ये सोच में फर्क आया। अब ये सब कार्य किए धीरे धीरे। जयशंकर प्रसाद जी ने नारियों की स्थिति देखकर लिखा था, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। एक अन्य स्थान पर लिखा है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। और सूर्य जैसे जयशंकर प्रसाद जी की हम बात करें तो उस समय भी वही शासन था, अंग्रेजों का शासन, ठीक है, मुगल शासन। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। क्योंकि उसको चार दीवारी के अंदर कैद कर दिया गया था, इसलिए उन्होंने उस समय की स्थिति को देखकर ये पंक्तियां लिखी थी, ना कि वर्तमान की, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद नारी शिक्षा की दिशा में ठोस कदम उठाए गए, उनके अधिकारों के लिए कानून बनाए गए। शिक्षा के कारण पुरुषों के दृष्टिकोण में भी बदलाव आया। इससे नारी की स्थिति दिनों दिन सुधरती गई। वर्तमान में नारी की स्थिति पुरुषों के समान मजबूत है। हर क्षेत्र में नारी आगे है, वह हर कदम पर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। शिक्षा, चिकित्सा, चाहे राजनीति हो, चाहे सेना हो, जल थल, सभी में वो अपने आप को ऊंचाई पर लाती है। नारी की स्थिति और पुरुष की सोच। समाज में जैसे जैसे पुरुषों की सोच में बदलाव आया, नारी की स्थिति में भी बदलाव आता गया। कुछ समय पूर्व तक कन्याओं को माता पिता और समाज बोझ समझते थे, भ्रूण हत्या तक कर दी जाती थी। यह स्थिति सामाजिक समानता और लिंगानुपात के लिए खतरनाक होती जा रही थी। पर सरकारी प्रयास और पुरुषों की सोच में बदलाव के कारण अब स्थिति बदल गई है। लोग अब लड़कियों को बोझ नहीं समझते हैं। लड़का हो या लड़की, सबको समान अधिकार मिलता है। पहले जहां लड़कों के जन्म पर खुशी मनाई जाती थी, वहीं अब लड़की के जन्म को भी धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे संविधान में स्त्री पुरुष को समानता का दर्जा दिया गया है, पर अभी भी समाज को अपनी सोच में उदारता लाने की जरूरत है। अभी भी पूर्ण रूप से सोच में परिवर्तन नहीं आए हैं। उपसंहार चलते हैं, कंक्लूजन। घर, परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति की कल्पना, नारी के योगदान के बिना सोचना हवाई बातें करना है, ठीक है। कि घर परिवार मतलब नारी, समाज मतलब नारी, वात्सल्य, ममता और सहन शक्ति की देवी नारी। तो नारी के बिना तो समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब समाज को पुरुष प्रधान सोच में बदलाव लाते हुए महिलाओं को बराबरी का सम्मान देना चाहिए, और शुरू भी हो गया है। इसके लिए लड़का लड़की की समान की सोच पैदा कर व्यवहार में लाने की शुरुआत कर देना चाहिए। और हम अब अपने आसपास देखते कि हाँ, ऐसा हो गया है। अब इसको समाज का हित माने या अहित जो पहले हुआ कि नारियों को क्यों ऐसा माना गया, वो मुगल काल के समय किस तरह से असुरक्षा थी, किस तरह से नारी को कुदृष्टि डाली जाती थी, इसलिए घर की नारियों को बाहर नहीं निकलने दिया। लेकिन धीरे धीरे जब बढ़ते गए तो पुरुषों को लगा कि शायद हम ही शिक्षित हो सकते हैं शिक्षा पर हमारा ही अधिकार है, स्त्रियों का काम सिर्फ घर की चार दीवार इसलिए होगा। लेकिन वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो अब स्थिति सुधर गई है। हर एक क्षेत्र में महिला, लड़कियां, स्त्रियां अपने आप को अव्वल बताते हुए परचम फहरा रही हैं। चाहे स्पेस की बात करें, चाहे अभिनय की बात करें, चाहे सेना की बात करें, चाहे सुरक्षा की बात करें, राजनीति की बात करें, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी स्त्री, तो जो संपूर्ण देश की कमान संभालने लगी हैं वे स्त्री। तो ऐसे नारी सम्मान या नारी शक्ति को हम नमन करते हैं, और इस तरह से ये लड़का लड़की एक समान निबंध हुआ। पूरा चलते हैं।
आशा करती हूँ आपने हर एक निबंध के विषय बिंदु अर्थात टॉपिक को बहुत ध्यान से सुना है, समझा है और इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि ना केवल हमें किताबी ज्ञान तक ही सीमित रहना है, बल्कि भाषा जो है हमें सिखाती है जीवन जीना, व्यवहार लाना और अपने व्यवहार में मधुर भाषी बनना। क्योंकि व्यवहार ही, कहते हैं ना, व्यक्ति का व्यवहार ही उसके व्यक्तित्व का आईना होता है। तो अपने आईने अर्थात अपने व्यवहार को बनाइए एकदम सही और जुड़े रहिए हमारे साथ, जिसमें आपको सभी विषय की शिक्षा प्रदान की जाती है 100% फ्री। हिंदी मीडियम की यदि मैं बात करूं तो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री दी जाती है। अंग्रेजी मीडियम की यदि बात करें तो किंडरगार्टन से कक्षा 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी आप देख सकते हैं 100% फ्री, यस, जिनमें शामिल है एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर भी जाइए और अपने आप को अपडेटेड रखिए। बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है, वहां पर फॉर्म फिल कीजिए। आपको जो भी बुक्स चाहिए, चाहे वो सैंपल पेपर से रिलेटेड हो, चाहे एमसीक्यूज, और भी बहुत सारी जानकारी है, तो आइए हमारे साथ, बने रहिए और जुड़े रहिए। वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपका और हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।